अभिलाष जी, चूंकि आप वहां पे काफी राजनीति को करीब से देखा, वहां की राजनीति को, यहाँ पर अगर पर्यटन की अगर दृष्टिकोण से भी देखें तो कितना विकास हुआ है। काफी दूर दूर से, पूरे देश भर से लोग वहां माता के लेकर, भक्ति को लेकर, श्रद्धा को लेकर, जब दो चैत्र नवरात्र होते, जो नवरात्र होते हैं चैत्र और शारदी, उस समय काफी संख्या में भीड़ होती, लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। तो आधा तो रोजगार भी वहां पर जो है इससे भी जुड़ा हुआ होता है। रोजगार की कितनी संभावना और क्या व्यवस्थाएं हैं रोजगार को लेकर वहां पे, स्थानीय स्तर पे किस तरह से किया जा रहा है? नगर निगम की भी आप बात कर रहे थे कि नगर निगम बनाना की बात, जो वादे हैं वो भी अभी तक से अधूरे हैं। जी, रोजगार की अगर बात करूं, डोंगरगढ़ जो क्षेत्र है, जो स्थानीय जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, सिर्फ माता बमलेश्वरी के ही जो वहां जो दुकान है वहीं से चलता है। और बाकी जो बिजनेस, अगर यहाँ का विकास, बोला जाता है कि अगर विकास अगर होना चाहिए तो बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा डोंगरगढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह का बिजनेस बढ़ाने का कोई नहीं है, क्योंकि बहुत मांग की गई थी फैक्ट्री की। लास्ट टाइम जो आखिरी टाइम में भुवनेश्वर बघेल ने भी बोला था कि हम यहाँ एक बांस से जूट की फैक्ट्री लगाएंगे, वाय आकार का ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ पन्नों पे रहा, किसी की तरह से यहाँ जो है विकास का कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि वो वन क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है डोंगरगढ़ के आसपास में, वनों पे भी, वनोपज पे भी काफी संख्या में लोग निर्भर हैं। तो वहां पर इस तरह के कुछ रोजगार, सरकार ने तो बड़े बड़े वादे भी किए थे, जो है वो तेंदुपत्ता खरीदी और तमाम चीजें भी, वनोपज से संबंधित काफी भाव भी बढ़ा दिए थे। तो उसका भी लाभ वहां पे लोगों को रोजगार के साधन के रूप में मिल पा रहा है। हाँ, डोंगरगढ़ में अगर क्षेत्र को देखा जाए तो जो बांस का जो जंगल है वो डोंगरगढ़ क्षेत्र को पूरा घेरा हुआ है, और जो यहाँ से उत्पादक होती है उससे ग्रामीणों को तो फायदा होता है, साथ शहरों को भी फायदा होता है, जो कंडरा जो काम करते हैं उससे, वहीं से जो बांस आता है उससे काम करते हैं, लोगों को रोजगार तो मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, आप हमसे जुड़े रहे और एक बेहतर समीकरण जो आपने बताया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोहन जी से भी जुड़ना चाहेंगे। मोहन जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, चूंकि अभी अभिलाष जी कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं, और एक तरफ सतनाम समाज का भी काफी वोट है और दूसरा महार समाज का भी वोट है। खांडेकर जो है वो, विनोद खांडेकर भाजपा प्रत्याशी जो है वो महार समाज से बिलोंग करते हैं, और हम बात करें हर्षिता बघेल, स्वामी बघेल जो है वो सतनाम समाज से बिलोंग करते हैं, अभी जिस हिसाब से बता रहे थे। तो ये जो समीकरण है वोटों का, कहीं बढ़कर किस ओर जाएगा? क्या विकास के मुद्दे हावी रहेंगे कि चेहरों को देखकर फिर से इस बार वोट दिया जाएगा? जी, देखिए, जो सीटें आरक्षित होती है वहां पर जातिगत समीकरण उतना नहीं चलता, क्योंकि एक ही जाति के, एक ही वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, उनको ही लिए आरक्षित होता है, दूसरे उम्मीदवार खड़े भी नहीं हो सकते। तो लेकर 1 से लेकर 10 तक अगर उम्मीदवार हैं तो सभी एक ही जाति के होंगे, एक ही वर्ग के होंगे, यानी एससी वर्ग से ही चुनाव लड़ेगा, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी। हालांकि इसमें अलग अलग उपजातियां होती हैं, उस हिसाब से समीकरण बदलते हैं, पर वो उतना असर नहीं करता। इसमें कैंडिडेट का चेहरा असर करता है, इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पुराने चेहरे को मैदान में उतारा है, क्योंकि उन्हें एक सिंपैथी मिली थी कि उनकी टिकट कटी है, मौका नहीं मिला है, तो एक बार उनको मौका देकर चेहरा आगे किया है। कांग्रेस भी इस बात को समझती थी, इसीलिए भुवनेश्वर बघेल को उसने ड्रॉप किया, क्योंकि उनके चेहरे पर जो है इनकम्बेंसी जो है वो हावी हो गई थी। क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पर्टिकुलर विधानसभा को लेकर काम हो, ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियां के केंद्रित थी केवल ग्रामीण विकास और किसानों पर। इस वजह से जो विकास एक विधानसभा में जरूरी होता है, उसकी कमी हर विधानसभा में रही, और इस वजह से विधायकों से लोग नाराज भी रहे कि भाई ये विधायक हमारा ये नहीं कराया, ये फलाना सड़क नहीं बनी, इसको चौड़ीकरण होना था। तो इस टाइप के कामों